ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 23 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कहाँ पर? गौती की क्लास में। किसके द्वारा? बाई गौतम कुमार, और ये मैं हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या आज हम लोग आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं, देखते हैं। आज का हमारा पहला है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल में हम लोग देखने वाले हैं कि संजय प्रधान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड मिला है। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि अभी दावोस में, दावोस दावोस कहाँ है? ये स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे है भाई? स्विट्ज़रलैंड में। अब अभी वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है। तो वहाँ पर हम हमारे पटना के एक निवासी हैं जिनका नाम है संजय प्रधान, उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से वहाँ का वार्षिक अवार्ड दिया गया है। ये केवल संजय प्रधान को अकेले नहीं दिया गया है, इसके अलावा 14 और लोग हैं जिनको भी ये वहाँ का वार्षिक अवार्ड दिया गया है। तो आखिर दिया क्यों गया, जरा देखते हैं। तो देखिए, अभी इनको इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। इन्हें मैंने बताया कि इन्हें और 14 लोगों के साथ दिया गया है। तो इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि संजय प्रधान को यह पुरस्कार दुनिया के 78 देशों में गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके किए गए बेहतरीन कार्यों को लेकर दिया गया है। मतलब कि ये जो 78 देश में ये भाई ऑपरेट करते हैं, और इन्होंने वहाँ पर जो गुड गवर्नेंस के, वहाँ पर गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी ये काम किया है, इनके काम को देखते हुए इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जारी किया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। और आगे चलते हैं। वह ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप नाम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 6 वर्षों से सीईओ रहे हैं। मतलब ये क्या है? ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप। यह ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ये ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप के पिछले 6 साल से सीईओ रहे हैं। पिछले 6 साल से वहाँ के सीईओ रहे हैं। ठीक है। और क्या है, इनके संस्थापकों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हैं और 78 देशों में सक्रिय है। मतलब ये जो इनका ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप है, ये दुनिया भर के 78 देशों में शामिल है, और जिसने इस फोरम का स्थापना किया था उसमें बराक ओबामा भी शामिल हैं, और ये वहाँ के सीईओ हैं। ठीक है ना। और थोड़ा संजय प्रधान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये 2008 से 2016 तक वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके। भाई बहुत बड़ा आदमी है भाई। ये 2008 से 16 तक, भाई ये आदमी 2008 से 16 तक भाई वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है। भाई बहुत बड़ा आदमी है। आगे चलते हैं। हमारा अगला हमारा जो अगला खबर है वो हमारा राष्ट्रीय खबर है। पहला, सारथी ऐप। सबसे पहला बात है, सारथी ऐप को लॉन्च किसने किया और ये क्यों किया, तो हम लोग देखते हैं। अभी सारथी ऐप को सेबी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? सेबी। सेबी के नाम तो आपको पता ही होगा। जब भी अगर आप लोग डीमेट अकाउंट को खोलते होंगे तो वहाँ पे सेबी आता है। तो सेबी का काम ही होता है कि जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके ऊपर नज़र रखता है। थोड़ा देख लेते हैं सारथी ऐप के बारे में कि ये सारथी ऐप है क्या, क्यों लॉन्च किया गया है। तो देखो, अभी सारथी ऐप को सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी ने इसे लॉन्च किया, क्यों किया है भाई? तो इसका उद्देश्य यही है इसको लॉन्च करने का, क्योंकि इसलिए किया गया है कि इन्वेस्टर्स में जो लोग भी शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं उन्हें हम लोग इन्वेस्टर बोलते हैं। इन्वेस्टर्स में सिक्योरिटी मार्केट, केवाईसी प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एवं सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, मार्केट डेवलपमेंट, इन्वेस्टर्सों की शिकायत का निपटारा करने के लिए ये सारथी ऐप डेवलप किया गया। और इसमें उन सबों ये जितना भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे इन्हें जागरूक किया जाएगा। उन्हें यहाँ पे इसके लिए जागरूक भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और सेबी के बारे में जान लेते हैं। भाई सेबी का स्थापना कब? सेबी का स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1992 में सेबी का स्थापना किया गया। ठीक है। सेबी का स्थापना क्यों किया गया था? तो सेबी का स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि जो भी निवेशक होते हैं ना, और जो भी शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी न कर दे, इसलिए सेबी का स्थापना 1992 में किया गया था। आगे चलते हैं। तो आज का हमारा जो अगला पॉइंट है वो है डिजिटल भुगतान सूचकांक। क्या है? डिजिटल भुगतान सूचकांक। ये क्या होता है? तो देखो,
अभी और इसे किसने लॉन्च किया है, तो अभी इसने आरबीआई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आरबीआई। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक को लॉन्च किया है। तो भाई क्यों किया भाई, थोड़ा देख लेते हैं भाई आखिर क्यों क्या है। इस ये उसने जो अभी आरबीआई ने एक सूचकांक जारी किया है जिसका नाम है डिजिटल भुगतान सूचकांक। ये क्यों जारी किया? वो इसलिए जारी किया गया है कि इन्होंने बोला है ना कि जो 2021 था, 2021 का कौन सा महीना था भाई? 2021 का जो मार्च महीना था, 2021 के मार्च महीना में जो हम लोग भारतीय है ना, जो हम लोग भारतीय ने जो डिजिटल जो लेन देन जो किया है वो अब उसका आंकड़ा बढ़ गया है। मतलब कि हम लोगों ने मार्च में जितना भी लेन देन किया था, अब वही 2021 के सितंबर में SEPT सितंबर से अब आंकड़ा बढ़ गया। हमने इसमें जितना भी लेन देन किया था यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, मार्च तक हमने जो टोटल आंकड़ा है ना वो है 270.59 है, 59 था, और अब ये आंकड़ा बढ़कर 304 पहुँच गया है। अभी ये आंकड़ा बढ़ के 304 पहुँच गया। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक में हम लोगों ने डिजिटल ट्रांजेक्शन के फील्ड में 40% का ग्रोथ यहाँ पर हम लोगों को देखा गया है। 40% का ग्रोथ हम लोग यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ओपन डेटा वीक। ओपन डेटा वीक है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ये ओपन डेटा वीक क्या है। तो जो ये ओपन डेटा वीक मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि भाई हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। तो और इसका शुरुआत किसने किया? तो इसका जो शुरुआत किया गया है, हम लोग के शहरी मामलों के मंत्रालय ने डेटा वीक का शुरुआत किया है। किसने किया है? शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो मैं लिख के देखता हूँ, शहरी मामलों के मंत्रालय शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसका शुरुआत किया। तो भाई क्यों किया है भाई, तो ये भी तो बात है क्यों किया। तो देखो अभी 17 जनवरी 21 को 22 के बीच में इसे मनाया गया है, ठीक है ना। तो 22 के बीच में मनाया गया है। ये देश के पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है कि जो हमारा देश का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये उसके नवाचार को बढ़ावा करेगा, मतलब बढ़ावा देगा, प्रोत्साहित करेगा, ठीक है ना। और देखते हैं कि इस दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट शहरों के बारे में उच्च गुणवत्ता वाले ब्लॉग और डेटा सेट प्रकाशित किए हैं। काफ़ी सारी चीज़ प्रकाशित किया है। डेटा को एक खुले डेटा पोर्टल में प्रकाशित किया गया है ताकि सभी लोग जाके वहाँ उसका स्टडी कर सके कि भाई उस रिपोर्ट में क्या क्या आया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट स्पेशल। अब यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि KRC किट योजना। अगला हम लोग को देखने को मिलेगा KRC किट योजना। भाई ये क्या है, किसने शुरू किया? तो देखो जो KRC किट योजना है ये तेलंगाना की सरकार ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? तेलंगाना, इसे तेलंगाना की सरकार ने शुरू किया है। तो भाई आखिर इसमें है क्या भाई कि तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है। इस योजना की शुरुआत पर इसलिए किया गया है क्योंकि यह योजना माँ और नवजात बच्चों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। किसके लिए शुरू किया गया है? माँ और नवजात के लिए, नवजात बच्चे के लिए, माँ और नवजात बच्चे के लिए शुरू किया गया एक योजना है। इसके तहत प्रसव के बाद माँ को NCR किट दी जाएगी जिसमें नवजात बच्चे को स्वच्छ रखने के लिए 16 चीज़ें शामिल हैं। इस योजना को 2017 में जो पिछला गवर्नमेंट था ना, पिछला गवर्नमेंट ने ही इसे शुरू किया था। और उस वक्त के जो CM थे वहाँ के चंद्रशेखर राव थे जिसने इसे शुरू किया था। तो अभी की जो तेलंगाना की जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, अभी उसने इसे फिर से शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है डेथ, मतलब निधन के बारे में कि भाई कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति का डेथ हो गया। तो जो ये नाम है सेटलिनो दे ला फुएट का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखो तो इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड था। तो ये पूरी दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। ये जो है ना पूरी दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। अभी हाल ही में इनका 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वे स्पेन के रहने वाले थे। कहाँ पे रहने वाले थे? स्पेन के।
ये स्पेन के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। और अगला है सिक्योरिटी। तो सुरक्षा को लेकर हमारा अगला टॉपिक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं भाई। पहला है मिलन सन्निवेश। देखो मिलन सन्निवेश इस बार होने वाला है। ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया गया था। इसे आयोजित कौन करता है? तो भाई इसे नौसेना आयोजित करती है। नौसेना, इसे नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है और ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो इस बार जो मिलन जो सैन्य अभ्यास है, इस बार का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि इस बार भारत ने कुल मिलाकर 45 देशों को इस युद्ध में शामिल होने का न्योता दिया है। भारत ने कुल मिलाकर 45 देशों को इस युद्धाभ्यास में शामिल होने का न्योता दिया है। तो भाई अगर 45 देश आ जाएंगे तो ये अब तक का सबसे बड़ा भारत का युद्धाभ्यास होगा, ठीक है। और इसे कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भाई इसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, है ना। और हम लोग विशाखापट्टनम को वाइजैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि और क्या है। विशाखापट्टनम को वाइजैक, वाइजैक या फिर विशाखा सही है, विशाखापट्टनम, ये जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये यहाँ पे इसका ये लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है INS रणवीर में विस्फोट। देखो अभी INS रणवीर ये हम लोग का ये INS है। INS का मतलब होता है ये हम लोग का युद्धपोत है। ये हम लोगों का युद्धपोत है। तो अभी यहाँ पे विस्फोट देखने को मिला है। तो हम लोग ये इसीलिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो विस्फोट देखने के लिए जो मिला है, तो भाई उसमें हुआ क्या है ना कि भाई 3 लोग शहीद हो गए हैं। 3 लोग शहीद भी हो गए हैं और साथ में 11 लोग घायल हैं। 11 लोग घायल हैं। तो ये विस्फोट क्यों हुआ, अब तक कारणों की जांच चल रही है, लेकिन ये विस्फोट हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि ये है क्या। तो देखो अभी हाल ही में 19 जनवरी को अभी 19 जनवरी को INS रणवीर में विस्फोट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 3 लोग शहीद भी हो गए हैं और 11 लोग यहाँ पे घायल हो गए हैं। तो देखो अब यह दुर्घटना INS रणवीर के एक आंतरिक डिब्बे में विस्फोट के कारण हुई। मतलब कि रणवीर के अंदर कोई एक कमरा रहा होगा या फिर कोई अंदर का डब्बा रहा होगा जहाँ की ये विस्फोट हुआ है। अब तक आंतरिक कारणों की जांच चल रही है कि विस्फोट क्यों हुआ है। आगे चलते हैं। हमारा अगला है, और अगला क्या है? साइंस एंड टेक से अगला जो खबर आ रहा है साइंस एंड टेक से आ रहा है। अब हुआ क्या है कि अब हम लोगों ने बृहस्पति जैसा एक नया ग्रह ढूंढ लिया है। मतलब हम इंसानों ने एक बृहस्पति जैसा एक नया ग्रह ढूंढ लिया है जो कि 379 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष हम लोगों से दूर है, जो कि 379 प्रकाश वर्ष हम लोगों से दूर है, ठीक है ना। और ये पृथ्वी की तुलना में 105 गुना ज़्यादा सघन है। पृथ्वी की तुलना में 105 गुना ज़्यादा सघन है। और जो इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो इसका सतह का टेम्परेचर है 79 डिग्री सेल्सियस है। सतह का टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस है। यह ग्रह बृहस्पति के समान ही छल्ले और चंद्रमा भी है। मतलब कि जैसा बृहस्पति का बनावट है, मतलब बृहस्पति के आसपास जो जैसा छल्ला होता है, जो इसका अपना जो सैटेलाइट है, वैसा सब सारा का सारा गुण एक इस नए ग्रह में मिला है। तो अभी वैज्ञानिकों ने ऐसा ढूंढा है। तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रखा? तो वैज्ञानिकों ने इसका जो अब फिलहाल जो नाम रखा है, इसका नाम है TOI, ठीक है ना। TOI 2180.6 इसका नामकरण अभी यही किया गया है। अभी जो एक्चुअल नाम तो अभी और निकल के बाद में आएगा, क्योंकि अभी जो मिला है तो अकॉर्डिंग टू डाटा उनका नाम रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला खबर आ रहा है वो स्पोर्ट्स से आ रहा है। अभी सानिया मिर्जा का टेनिस संन्यास। तो अभी सानिया मिर्जा ने, भारतीय टेनिस स्टार प्लेयर सानिया मिर्जा ने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो 35 वर्ष की उम्र में अब वो टेनिस से संन्यास लेने वाली हैं। सानिया मिर्जा भारत की पहली महिला खिलाड़ी रही हैं जिसने ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो देखो ये हमारे देश की बहुत ही ज़्यादा चर्चित खिलाड़ी रही हैं। तो देखिए अभी हुआ क्या है ना कि 19 जनवरी को ना इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
अब 35 वर्ष की सानिया मिर्जा ने 6 ग्रैंड स्लैम, इन्होंने कुल मिला के 6 ग्रैंड स्लैम को अपने नाम मतलब जीता है, जिसमें से 3 मिश्रित युगल हैं और 3 सिंगल हैं, ठीक है। भारत की सबसे सफल महिला टेनिस के खिलाड़ी के तौर पर ये संन्यास लिया है। ये तो भाई खिलाड़ी तो थी, साथ में इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है ना। यह ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारत की भाई पहली महिला हैं। और 2005 का अगर मैं बात करूं तो 2005 में टाइम्स मैगजीन ने सानिया मिर्जा को एशिया की 25 नायकों में जगह दिया था, 25 नायकों में जगह दिया था। और वह अभी वर्तमान में तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये अभी तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर है, अभी तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा अगला खबर आ रहा है, कोहली ने वनडे में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। देखो अभी विराट कोहली ने अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखो ये कुछ खास तो नहीं है, देखो अभी वहाँ की अभी हमारी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर है। अभी जैसे कि मैच चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। तो सचिन ने अफ्रीका के खिलाफ कुल मिला के 5065 रन बनाए थे। सचिन ने अफ्रीका के खिलाफ 5065 रन बनाए थे। तो अब कोहली भाई ने क्या किया कि अब उन्होंने यहाँ पर रन बना लिए हैं कुल मिला के 5108। अब कोहली ने यहाँ पे 5108 रन बना लिए हैं। तो भाई इस लिहाज से बोला जा रहा है कि उसने ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चल ठीक है, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, अब तो ये हमारा ख़त्म हो गया। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।